गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज है चैप्टर 5 लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियोस उन लोगों को भेजने हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे कहीं और से, किसी को हेल्प, जो कोई हेल्प नहीं कर रही उनकी। लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ उन लोगों तक शेयर जो गरीब है, बस। तो आज का टॉपिक है लेजिस्लेचर। बाई कैमरलिज्म से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बाई कैमरलिज्म मतलब दो हाउस, जहां कानून से रिलेटेड दो हाउस हो। सिंपल भाषा में समझिए आप। बाई मतलब होता है दो, ठीक है। अब यूनी अगर होता तो यूनी मतलब होता सिंगल। अब आगे बढ़ते हैं। अ कंट्री हैविंग टू हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, ये हो गया सेंट्रल में। अगर स्टेट में आप देखेंगे, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। स्टेट्स वाइज ओनली 7 स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से नहीं रहा, इसके बदले उड़ीसा शायद अब है। तो आप ये क्रॉस चेक करके कमेंट डाउन कर लेना, तो बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरे को गलत ठहराने से बढ़िया कमेंट करके दूसरों को हेल्प करो। एक दूसरे के मजे नहीं लेने हैं, एक दूसरे से नोट छिपाओ मत, दूसरों की हेल्प करो। आप एक से नोट छुपाओगे, वहां हजारों लाखों लोग तैयारी में लगे हैं, उन लोग से क्या छुपाओगे। दूसरों की हेल्प करो, साथ में एग्जाम निकालो सब लोग। तो अब राज्यसभा के बारे में अगर हम पढ़ें, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नाम में ही राज्य है। राज्यसभा मतलब राज्यों का सभा, राज्यों की सभा। अब हर 2 साल में इसके इलेक्शन होते हैं और 1/3 मेंबर्स बदलते रहते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2011 सीएपीएफ के एग्जाम में। और अच्छा, ये वाले क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं भाई। 2023 में भी आया था, 2019 में भी आ रखा है क्वेश्चन सीडीएस में, ठीक है। आगे बढ़ते रहते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है इसमें बाय सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक टाइप ऑफ इलेक्शन होता है। तो इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, अच्छा, ठीक है, हैज बीन फिक्स्ड बाय फोर्थ शेड्यूल। अब फोर्थ शेड्यूल क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है, इसमें टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन से शेड्यूल में है, वो कौन से में है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, और ये दोबारा एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है। ये परमानेंट हाउस होता है, तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये भंग हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, ऐसा कुछ। लोकसभा की तरह लोकसभा परमानेंट नहीं है, राज्यसभा परमानेंट है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर टाइप के होते हैं, तो उन 1/3 मेंबर में ही इलेक्शन हर 2 साल में होते रहता है, ठीक है। तो इट इज नेवर फुली डिसॉल्व, परमानेंट हाउस बोलते हैं इसको। तो इसमें इलेक्शन का प्रोसीजर ये है। आगे टोटल 250 सीट्स, 238 इसमें इलेक्ट करते हैं एमएलए लोग। 12 जो है नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस वगैरह देख के। तो प्रेसिडेंट जो है कौन से आर्टिकल में करता है, कमेंट डाउन करना नीचे। आप थोड़ा थोड़ा आप खुद कमेंट करते रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं। जो मैं कमेंट करने को बोला कभी करोगे ना एग्जाम के दिन, तुमको सेट से याद आएगा। तो जो एज, मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट पेज में आते हैं। लोकसभा, तो जहां पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास जो मेरे नोट्स हैं उनको निकालो और हाथ में पेंसिल लेके चलना। पेंसिल लेके चलना, जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ लगे या कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊं जो नोट्स में नहीं है, वो नोट डाउन करना है तुरंत। और तुरंत उसी दिन उसको शाम को रिवाइज कर लेना, तो कभी भूलोगे ही नहीं। आते हैं लोकसभा में। लोकसभा लोअर हाउस भी बोलते हैं इसको। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। सिंपल चीज है। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कल वाली मैंने बात की थी वही चीज में भी होती है। तो 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। टोटल है 583 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। उसमें जैसे 30 साल का मिनिमम होनी चाहिए, इसमें 25 साल है, ठीक है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होती है। अब अच्छा, कैन बी डिसॉल्व इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। गठबंधन नहीं हो रहा या कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही, नहीं जीत पा रही, तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। या कभी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि भैया डिसॉल्व कर दो और फ्रेश इलेक्शन दोबारा करवाओ, तो भी डिसॉल्व हो जाती है। तो राज्यसभा परमानेंट रहती है, ये परमानेंट नहीं है। अब कंपोजिशन इसका ऐसा है कि 552 मेंबर्स है, 530 में से स्टेट्स जो डिसाइड करते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज वाले, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि अभी टोटल है 545, 545 है। अब 545 में ऐसा सिस्टम है कि 530 जो हैं वो तो डायरेक्टली आते हैं किससे, स्टेट से। 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी में, और एंग्लो इंडियन जो हैं वो हैं सिर्फ 2, ठीक है। अब जो बाकी बची की 5 सीट्स बच रखी हैं, उन 5 सीट्स का हिसाब ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें हमारी 5 सीट हैं, और हमेशा हम ये प्रोटेस्ट के तौर पे 5 सीट्स खाली रखते हैं। कल के दिन हम ये पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है हमारी भूमि में, जो हमारा देश का हिस्सा वापस हमारे पास मिलेगा, तो यहाँ से वो 5 सीट्स भरेंगे,
सिंपल। अभी आपको बस इतना समझना है कि बेसिक चीज क्या है, 5 साल के लिए 25 साल का है, वहाँ क्या है हर 2 साल में होता है, 6 साल में होता है, परमानेंट है, ये टेम्पररी है। इसके अलावा इसकी 25 साल है, उसकी 30 साल है। तो बेसिक बेसिक डिफरेंस आप अपने दिमाग में रखे रहना। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, सबसे पहले है लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्या फंक्शन होता है, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल इज ऑफ ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर कंसर्न। तो जो आप जो लॉ वगैरह देखते हैं, जो नए एक्ट बन रहे हैं, आज जो बिल पास हुआ है, वो सब बिल नेता थोड़ा ना बनाते हैं, नेता तो 10 पास भी नहीं होते हैं, पाप बनाता है उसको ब्यूरोक्रेट, आईएएस, ये आईएफएस, आईपीएस वगैरह, जो ब्यूरोक्रेट यहाँ काम करते हैं, जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उन लोग का मेन एम होता है सेक्रेटरी बनना। तो ये लोग बनाते हैं बिल, और इसको रेटिफाई कौन करता है, मिनिस्टर। ठीक है, द सब्सटेंस एंड टाइमिंग इज डिसाइडेड बाय कैबिनेट। नो मेजर बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ये चीजें बेसिक बेसिक चीजें आपको मिलते रहेंगी, बीच में आपको लिखना है, और ये चीज ध्यान में भी रखनी है आपको। तो ये चीजें याद आपको तभी रहेंगी जब आप रिवाइज करते रहेंगे डेली इसको। कंट्रोलिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव टू चेक दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी। ये किसका पावर, ये किसकी पास पावर है, ये चेक करने की पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट देखेगी कि एग्जीक्यूटिव जितनी अपनी हद में काम कर रहा है उससे बढ़ के तो नहीं कर रहा ये चीज। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, टैक्सेशन कंट्रोल करता है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर। जो सरकार बनी है, सरकार इलेक्ट हो रखी है, उसको पूरा अपना हिसाब देना है कि भैया इतना खर्चा यहाँ हुआ है, ऐसा 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 हुआ है। एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। दिस इज डन थ्रू बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, बजट नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नाम है सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आर्टिकल 112 में ये है। ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछ रखा है पहले, आप लिखते रहना इसको। ठीक है, फोर्थ वर्क जो पार्लियामेंट का है वो है रिप्रेजेंटेशन। हर तरह के लोग वहाँ आते हैं, आप देखते होंगे लोग अपने ट्राइब में भी आते हैं, ट्राइब ड्रेसेस में आते हैं, लोग अपनी मातृभाषा में वहाँ बात करते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं इसके लिए। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का काम भी करता है पार्लियामेंट। डिबेटिंग फंक्शन, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। ठीक है, ये चीज बेसिक बेसिक चीज है। अब जो डिस्कशन कमेटी है, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इनको। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है इसका, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ हाउसेज आर सिमिलर। इलेक्टोरल फंक्शन क्या है इसका, इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जुडिशियल फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यहाँ मेजोरिटी से प्रूव होना पड़ता है, उसके बाद ही इनको रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ये टॉपिक मैं कल बोल रहा था जो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, वो ये है। स्पेशल पावर क्या है, इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट्स। सरकार, क्योंकि राज्य की सभा है तो राज्य के हित को बचाना इसका सर्वोपरि कार्य है। एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। जो भी ऐसा मैटर है जो स्टेट के ऊपर फर्क पड़ेगा जिस मैटर से, तो उसको कंसेंट और अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, राज्यसभा की। इफ पार्लियामेंट रिमूव्स अ मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट, अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी। ये क्वेश्चन 2019 सीडीएस वाले में आ रखा है। आगे बढ़ते रहते हैं, पावर्स ऑफ लोकसभा। आपको क्या बताऊं, आपके पास जो मेरे नोट्स है ना, आप बस उनको पढ़ते रहो। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत 8th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। जहां आपको समझ नहीं आ रहा, आप वीडियोस देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी हेल्प होगी। पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है, राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल्स। आप सबको पता है कि राज्यसभा अपने पास अगर मनी बिल बहुत दिन तक रखती है तो 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि उसने पास कर दिया है। उसके पास ना पास करने की पावर है ही नहीं, रिकंसिडर करवाने की पावर है ही नहीं। मनी बिल बस नाम मात्र के लिए जाता है राज्यसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कैन ओनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। लोकसभा में अलग है, यहाँ अलग सिस्टम है। बिल्स, बिल क्या है, बिल अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो एक कागज है, इसमें कुछ कुछ लिख रखा है कि भाई ये ऐसा 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 होना चाहिए। ये कागज की एप्लीकेशन जब लोकसभा में जाती है, वहां से पास होती है, फिर ये राज्यसभा में जाती है, वहां से पास होती है, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट तीसरा हिस्सा है पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट इसको जब साइन करते हैं, इसको अपनी असेंट देते हैं, फिर वो जो बिल है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्ट, फिर ये बन जाता है एक्ट। ठीक है, अगर प्राइवेट मेंबर का बिल है, वो प्राइवेट मेंबर का बिल इसलिए है क्योंकि वो प्रपोज किया गया है नॉन मिनिस्टर के द्वारा। जो गवर्नमेंट बिल है वो मिनिस्टर द्वारा प्रपोज किया जाता है। अ बिल प्रपोज बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी एक्सेप्टेड टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन। ठीक है, जिन आपस में जो रहेंगे उन सबको मानना पड़ेगा। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। राज्यसभा में मनी बिल कभी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। मनी बिल सेक्शन 108 वगैरह में जो है, ये अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। आर्टिकल 108,
Large part of discussion on the bills takes place in these committees. That is why these committees are called miniature legislatures. If it's a money bill and passed to Rajya Sabha and no action is taken within 14 days, the bill is deemed to be passed. जो मैं चीज आपको बता रहा था कि अगर मनी बिल है लोकसभा में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में अगर राज्यसभा वालों ने 14 दिन से ज्यादा अपने पास मनी बिल रख लिया तो ऐसा माना जाएगा कि वहां से भी वो पास हो गया है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, अगर किसी को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो तो स्पीड थोड़ी कम कर सकता है यूट्यूब की, जो साइड से यहाँ सेटिंग्स में आते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी धीरे बोलूँ। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो आप सब अगर पार्लियामेंट के मेंबर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हैं तो आपके पास क्या क्या पावर होती है। नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन लेजिस्लेचर। अगर आप कभी भी विधानमंडल में हैं और अगर आप अंदर बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन वो प्रिविलेज कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? आपका लोकसभा में अलग होता है, राज्यसभा में अलग होता है, ठीक है। राज्यसभा का सबसे ऊपर राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा का होता है स्पीकर। आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो ये डिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपने प्रिविलेज ब्रीच की है या नहीं की है, या अपने हक में बोला, या फिर दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए, या फिर किसी और के हक को हटा रखा है, या फिर दूसरे के मूलभूत अधिकार जो है उनको दबाया है, उनका हनन किया है, बेसिक बेसिस, सो एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन आर क्या होता है? इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजिलेंस ऑन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। कैसे? ये हर दिन होता है, तो मिनिस्टर्स को क्या है, मेंबर्स के क्वेरी का आंसर करना पड़ता है। सबसे अच्छा इफेक्टिव मेथड है कि आपको जो भी पूछना है सीधे पूछ लो सामने सामने। अब जीरो आवर भी एक चीज होता है। अब जीरो आवर क्या होता है? मेंबर्स कैन आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिनिस्टर्स को ऊपर बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आंसर करना ही करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है। वॉकआउट क्या होता है? अगर मान लीजिए आप सदन में बैठे हैं और दूसरी पार्टी ने कुछ ऐसा बोला जो आपकी पार्टी को मंजूर नहीं है या फिर जो आपको लगता है कि गलत है, आप बाहर चले जाते हैं और ये दिखाते हैं कि आप प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अ मेजर बाय द अपोजिशन टू वॉक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस बोलते हैं इसको। स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट कमिटीज होती हैं, इनका काम होता है टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, their budget, expenditure, bills that come to in their house related to the department. जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है? कैन बी सेटअप पर एक पर्टिकुलर बिल को के लिए डिस्कस करने के लिए सेटअप हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस से आते हैं, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सीएपीएफ 2018 में एक क्वेश्चन आया था एस्टिमेट कमेटी, वहां भी दोनों सदन से आते हैं, तो ये क्वेश्चन सिमिलर है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगली बार आ सकता है। ओके, टू रिड्यूस द बर्डन पार्लियामेंट जस्ट अप्रूव, जो भी है ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो काम की नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है समझ के लिए, आप उतना बढ़िया जो एग्जाम में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट से आया है, और ये है अ लेजिस्लेशन ओके, अ लेजिस्लेटर who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party. The presiding officer of the house takes the final decision on all such cases. 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि अगर एक किसी इंसान ने जो नेता है, किसी नेता ने पैसे के लिए या पार्टी के टिकट के लिए या फिर पावर के लिए अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदल के डिफेक्शन किया है, तो इस चीज को डिसाइड कौन करेगा कि इसने क्या कहते हैं, मतलब इस चीज पे डिसीजन लेने का हक किसको होगा सबसे पहले, तो ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। फाइनल डिसीजन इसी का होता है। एक्ट्स एज अ ट्राइब्यूनल, कैन बी अपीलेबल टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। केस है इसका कि हो तो होलोहन केस लॉ है। ये क्वेश्चन आया था सीएपीएफ 2019 में, सीएपीएफ 2018 में इसका नाम पूछा था। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस पे सबसे फाइनल डिसीजन लेता है कि भैया डिफेक्शन है कि नहीं है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जुडिशरी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल छोटा सा। अपॉइंटमेंट, यहाँ पर को शायद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में ही बात कर रहे होंगे अपॉइंटमेंट की। अब आई डोंट रिमेंबर नाउ कि किस चीज़ के लिए मैंने लिखा हुआ है। रिमूवल जज का कैसे होता है? मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, जब आपको लगेगा कि मिसबिहेव किया या इनकेपेसिटी है इसकी कुछ भी करने के लिए, तो उस चीज़ को दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा में आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है जुडिशरी का। केसेस कैन बी डायरेक्टली कंसिडर बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब अलोन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये एग्जाम में सीएपीएफ में आ रखा है।
रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32, ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131, अपेलेट 132। ये मैच द कॉलम में एक दो बार पूछ रखा है, आप पढ़ लेना इसीलिए, ठीक है। अब हाई कोर्ट मस्ट रेटिफाई द केस इफ फिट फॉर अपील। सुप्रीम कोर्ट holds power to decide whether to admit or not appeals when appeal is not allowed by high court। तो ये चीज़ जो बेसिक है, अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, नीचे से केस इनिशिएट होता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, बस वही चीज़ बेसिक बता रखा है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है और कौन से आर्टिकल में, ये है 143 में, रिट है 32 में, ओरिजिनल 131 में, अपीलेट है 132 में, एडवाइजरी 143 में। प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि फाइनल इंटरप्रिटेटर सुप्रीम कोर्ट ही है या कोर्ट ही है, तो अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज़ को समझ नहीं आ रही है और जो चीज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, जिसमें संविधान का इंटरप्रिटेशन करना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि वो एडवाइस करे ही करे, और प्रेसिडेंट के लिए भी जरूरी नहीं कि वो एडवाइस मान ही ले, तो पता नहीं क्यों मजे लेने के लिए ये चीज़ बना रखी है, बस ऐसा ही है। आर्टिकल 137 रिव्यू की पावर, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। इसीलिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक जगह हाँ ऐसा होना चाहिए बोलता है, फिर उसी को अगर चैलेंज कोई करता है तो खुद ही बोल देता है हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों साइड में केस लॉस होते हैं हमेशा। आर्टिकल 144 ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी पूछ लेता है आर्टिकल 142 144 पढ़ लेना आप लोग। अब कुछ कुछ केस लॉज है, ये केस लॉज एनसीईआरटी बुक्स में है, इसीलिए एग्जाम में आते भी है। आपने सेक्सुअल हरासमेंट वाला देखा होगा, विशाखा का जो केस है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये क्वेश्चन आपने पूछा था क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। इसमें क्या हुआ था, एक एडवोकेट ने पीआईएल फाइल की थी। पीआईएल होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर कोई जनहित याचिका होती है उसको पीआईएल बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर प्रिजनर्स इन अंडर ट्रायल, प्रिजनर्स स्पेंट लॉन्गर टाइम देन एक्चुअल पनिशमेंट, ये चीज़ है। तो आप बस इनको देख लेना किस किस का क्या है। खातून का रिलेशन है पीआईएल से, जहां अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेके बात की गई थी। सुनील बत्रा का है तिहाड़ जेल, एक जो यहाँ जो कैदी था वो वहां से बच के एक चिट्ठी में, एक कागज में यहाँ लिख के दे दिया इसने, जो जस्टिस कृष्णा अय्यर को, ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके, संज्ञान लेके वहां सब कुछ सही करवाया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है, ये क्वेश्चन था, प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ जुडिशियल अप्रोच। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, कभी कभी मैच द कॉलम में पूछ सकता है। तो जुडिशरी एंड राइट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32 में रिट के थ्रू, मैंने आपको बता रखा है। सेम हाई कोर्ट भी 226 में, 226 के साथ हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट भी देखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट देखता है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन ऑपरेशनल। मान लो लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया, सुप्रीम कोर्ट के पावर से बोल देगा भैया गलत बना रखा है, तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स एंड इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ रिव्यू, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। हवाला केस क्या, सुप्रीम कोर्ट गेव इंस्ट्रक्शन टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स। केसवानंदा भारती केस आप सबने देखा होगा कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है। नेक्स्ट चैप्टर फेडरल एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट चैप्टर है फेडरलिज्म, ठीक है। आर्टिकल फर्स्ट जो है ना संविधान का, स्टार्ट ही होता है इंडिया से। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब शेड्यूल भी टोटल 12 है, इसके लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी ट्रिक देखी हुई, ओल्ड टीयर ऑफ पीएम ऐसे करके ये सब, तो उसमें हम पढ़ेंगे। आप नॉर्मल अगर समझ भी जाओगे ना तो भी याद हो जाती है ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट हैं, कल मैंने बताया था आपको ये चीज, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन जो यहाँ लेजिस्लेचर जो सिर्फ सेंटर का है ना, सेंटर सिर्फ कानून इसमें बनाएगी। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगी, कंकरेंट में दोनों बनाएंगे। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन, आपको टॉपिक्स देख के समझ में आ जाएगा कि जो ग्रेव इंपॉर्टेंस के हैं वो यूनियन लिस्ट में होंगे। और ऐसी चीज है जैसे एग्रीकल्चर, अच्छा पब्लिक हेल्थ वाला टॉपिक आया था सीएपीएफ 2019 में जब कोरोना चल रहा था, तो आप देखिए कि यूपीएससी का वालों का दिमाग, उनने कोरोना को कहाँ से लिंक कर दिया पॉलिटी में। आपको ऐसे पढ़ना है, ये चीज मैं लिंक करने की बात बोलता हूँ आपसे। 2019 में आ रखा है और अभी भी बहुत चीज आती है। फॉरेस्ट आपसे पूछेगा कहाँ है, एजुकेशन कंकरेंट में ये चीज है, लैंड कहाँ पर है, पुलिस कहाँ है, ये इसलिए दिल्ली वाली बात जो मैं कर रहा था कि दिल्ली में पुलिस केजरीवाल जी की नहीं मानती और एलजी साहब की मानती है। अब कुछ कुछ चीज रेसिडुअल मैटर्स भी हैं जो किसी भी एक लिस्ट में नहीं है, तो साइबर लॉस जैसे, तो सिर्फ यूनियन इस पे लॉ बनाएगी। आर्टिकल 2 एडमिशन
स्टेट्स की, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, 2-3 बार सीएपीएफ में आ रखे हैं, सीडीएस में भी एक बार आ रखा है 2019 में। आर्टिकल 3 है फॉर्म अल्टरेशन बाउंड्री, ये सब चीजें आप एक बार एक नज़र 5 आर्टिकल्स में देख लेना स्टार्टिंग के, वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। प्लानिंग कमीशन जो पहले थी कांग्रेस के टाइम पे, उसको अब नीति आयोग बोलते हैं, इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता है, अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, द कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस द रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स, यूनियन गवर्नमेंट यूजेस इट्स डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट्स टू लोन्स टू स्टेट्स, गवर्नर हैज पावर टू रिकमेंड डिसमिसल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। ठीक है, गवर्नर के पास पावर है कि भैया सब कुछ वो भंग कर देंगे। ही हैज पावर टू रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर को सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि स्टेट का जो कानून है उसको डिले करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर को भी ये साइन करने से पहले उसके लिए रोक लेता है इसको बिल को। देयर में भी सिचुएशन व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द मूव इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। तो राज्यसभा का इंपॉर्टेंस यहाँ पर को इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी कोई ऐसे स्टेट लिस्ट में कुछ कानून बनाना है या फिर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन चाहिए राज्यसभा की। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स आर सुपीरियर इन सेंटर देन दैट ऑफ स्टेट ऑब्वियसली। आर्टिकल 257(1) क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शेल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ऑब्वियसली स्टेट की जो पावर अगर है तो ऐसे यूज करना है जो यूनियन को प्रभाव ना करे। 10 आईएएस और आईपीएस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर दे कैन रिमूव दिस ऑफिसर फ्रॉम द सर्विस। ये हमने कल बात कर रही थी वैसे पहले। आर्टिकल 33-34 हम सब आप भाई बहनों के लिए है, फौजियों के लिए, तो आप देख लीजिएगा इनको कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिलते हैं क्योंकि वो देश हित में नहीं है, देश हित में है इसीलिए उनको नहीं मिल रखे वो। ठीक है, पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ यूनियन और अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। तो इनके पास ये यहाँ पर को एक एज मिल जाता है बाकी नॉर्मल सिटीजन से। ठीक है, एफ्सपा भी इन आर्टिकल्स के थ्रू ही प्रोविजंस में आई थी, इन्हीं प्रोविजंस में आई है एफ्सपा भी। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऐसा कुछ तो है इसका फुल फॉर्म। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिमांड ऑफ स्टेट्स टू हैव इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ओवर रिसोर्सेज। सरकारिया कमीशन आया था, तो आपसे पूछ लेते हैं कि भैया सरकारी कमीशन किस किस को लेके, किस चीज को लेके आया था, ये आया था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेके। रिकमेंडेड किया था इसने क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉट पार्टीशन। सीडीएस 2019-1 में पूछ रखा है कि भैया ये कौन सा किससे रिलेटेड है, ये सरकारिया सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ये कुछ कुछ चीजों में बीच में पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, नेशनल इमरजेंसी है, ये सब एक साथ पढ़ना चाहिए। हम लक्ष्मीकांत वाले जो नोट्स हैं उनमें पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और एनसीईआरटी और बाकी बुक्स की लैंग्वेज अलग है, लाइन टू लाइन सेम लाइन पूछ लेता है एग्जाम में, इसीलिए लिख रखा है। अब देखिए, अच्छा ये क्या है, सेंट्रल स्टेट, इंटरस्टेट और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आई थिंक ये क्वेश्चन 2019 में भी आ रखा, पढ़ लेना इस चीज को। When a situation has arisen in which the government of state cannot be carried with the provision of constitution, तो तब यूनियन गवर्नमेंट इसको ले लेती है। अगर किसी स्टेट में ऐसा लगता है कि भैया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो यहाँ पर को यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार टेक ओवर कर लेती है भैया, कब्जा तुरंत। प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन होगा उसको रेटिफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट ने। प्रेसिडेंट्स रूल कैन ओनली बी एक्सटेंडेड, 3 साल के लिए बस बढ़ सकता है ये। गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है, जो चीज प्रेसिडेंट के पास पावर में है वही गवर्नर भी स्टेट में करता है। अब क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसका फजल अली थे इसमें, ये क्वेश्चन भी एक बार सीडीएस 2019 में आ रखा है, चेक करना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग फर्स्ट या सेकंड में आया शायद ये क्वेश्चन। तो रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये लेके आया था, ये टॉपिक था उसमें, ये क्वेश्चन था उसमें, एटलीस्ट फॉर मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये लिंग्विस्टिक ग्रुप में कौन था, धार कमीशन था, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा, सीडीएस 2018 का कोई ये है, जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ अब तो रहा नहीं ये चीजें कि जैसे इसका पहले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का फ्लैग था, अब हो नहीं सकता क्योंकि भारत माता का सिर्फ एक फ्लैग है, तिरंगा। नो इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल, ये बेसिक चीजें हैं, अब बदल गई है। ये डीपीएसपी डू नॉट अप्लाई इन JNK, यूज टू है ये, अब तो अप्लाई होता है सब जो भारत में है वही जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा सर का ताज है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लोकल गवर्नमेंट्स,
कल भी हमने हल्का फुल्का पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। कॉमन पीपल आर मोर फेमिलियर विद देयर लोकल गवर्नमेंट देन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड नेशनल लेवल। आप सिंपल समझिए, आप अपने परिवार में माँ बाप, भाई बहन और चाचा चाची, ताऊ ताई, इन सबको ज़्यादा अच्छे जानेंगे, ताकि दूसरे परिवार या दूसरे रिश्तेदारों के परिवार से। सेम चीज़ यहाँ भी है, लोग गांव वाले अपने गांव वालों को जानेंगे, ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी में, ऐसे ही पंचायत में। तो बेसिक समझ ये है इसमें कि कॉमन पीपल जो हैं वो खुद की गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे जानते हैं बजाय स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट के। 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल बोर्ड्स बनाए थे, ये क्वेश्चन भी आते रहता है। लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन डीपीएसपी। गांधी जी स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। आर्टिकल 73, 74, 73 है लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत को लेके, 74 है नगर पालिका। ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है। अब पी के थुंगन कमेटी, एक ये कमेटी भी है, गूगल करिए क्या है ये पी के थुंगन कमेटी, इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट, 3 टायर स्ट्रक्चर। एट द बेस सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, आप सबको बताया मैंने कल भी, ग्राम पंचायत सबसे नीचे होता है। तो इस ग्राम पंचायत में कवर होते हैं विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। इसके बाद बीच लेवल में होता है मंडल, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, तालुक भी बोलते हैं, ठीक है। दिस लेवल बॉडी इज नॉट नीडेड टू बी इन स्मॉल स्टेट्स, ये बड़े बड़े स्टेट्स के लिए होता है। सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत का सिस्टम क्या रहता है, इट कवर्स एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट रूरल एरिया ये कवर करता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड मैंडेटरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा कंप्राइज ऑफ ऑल अडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन पंचायत एरिया। इलेक्शन कौन कैसे होता है, क्या होता है सॉरी, इलेक्शन होता है, ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सीधे पीपल ही इलेक्ट करते हैं भैया। इनका टर्म होता है 5 साल का। स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5-year टर्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये वाली बात, लास्ट वाली बात जो है, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व करती है, ठीक है। सीएपीएफ में और एग्जाम में फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ सच डिसोल्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही डिसॉल्व करेगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। रिजर्वेशन क्या होता है इसमें, 1/3 सीट्स यानी कि 3 में से 3 अगर टोटल सीट्स हैं उसमें से 1 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो हैव रिजर्वेशन एट ऑल द 3 लेवल्स, जो मैंने बता रखा है ना, पीछे के 3 लेवल में था, जिला पंचायत, तालुक वगैरह, उन सब में तीनों लेवल में ये SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व होगी। रिजर्वेशन इज नॉट ओनली टू मेंबर बट ऑल्सो चेयरपर्सन, अध्यक्ष, जो भी चीज है। फर्स्ट थर्ड यानी कि 1/3 यानी कि 3 में से 1 सीट वुमेन की, नॉट ओनली इन जनरल बट ऑल्सो फॉर कैटेगरी सीट्स। सरपंच वुड हैव टू बी दलित वुमेन, आदिवासी वुमेन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशंस। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो भैया 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन स्टेट लिस्ट आर लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में क्या है, नगर पालिका। Each state decides how many of these 29 subjects would be transferred to the local bodies. ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास पावर है कि जो 29 सब्जेक्ट हैं उसमें से कितने लोकल बॉडी को देने हैं, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट हैं, ये ध्यान से रख लेना, ये एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन भी। आर्टिकल 243G पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत को लेके बात करता है। नेक्स्ट पेज, स्टेट इलेक्शन कमीशन। मैंने आपको कल बता रखा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K में है, और एक और 243 वाला आर्टिकल था 243G, ये पंचायत को लेके। तीनों चीज आप नोट डाउन करते रहना। और आप अपनी दीवार में जहाँ पढ़ते हैं, टेबल के सामने दीवार में एक शॉर्ट नोट बना लिया करिए ऐसे छोटे छोटे कागज में, 243G, KI क्या क्या है, क्या है क्या है, बात खत्म। इसको आप 10 दिन में से 5 दिन भी देखोगे याद हो जाएगा, फेंक देना फिर उसके बाद, तो चिपका ही रहने देना एग्जाम तक का, फिर फेंक देना। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आप जिस चीज को बार बार देखते हो ना वो याद हो जाता है। अगर आप घर में, आप देखो हर मंगलवार को किसी किसी घर में हर दिन हनुमान चालीसा होती है, तो अभी तक याद है, आप बिना देखे अब याद कर सकते हो उसको। जब आप उतनी बड़ी चालीसा याद कर सकते हो तो फिर एक चीज, 2 फैक्ट, 3 फैक्ट ऐसे तो याद कर ही सकते हो यार, है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। SEC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसी के बहकावे में नहीं आती है, ये किसी के अंडर भी, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में भी नहीं है। ये बहुत अच्छा ये बात है, बहुत समझ वाली बात है, और ये ऐसी चीजें एग्जाम में आती हैं। हम सबको लगेगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और यूनियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है
तो ऑब्वियसली स्टेट के नीचे आती, स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है इसके नीचे आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा है, लिख लो इसको, याद कर लो। स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट वंस इन 5 ईयर्स, हर 5 साल में इलेक्ट होती है, अपॉइंट होते हैं, टू एग्जामिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट, टू रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट, दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, टू इंश्योर द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द रूरल गवर्नमेंट विल नॉट बी अ पॉलिटिकल मैटर, इसीलिए स्पेशली इसका गठन किया जाता है। 74th अमेंडमेंट हमारा होता है नगर पालिका को लेकर, अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं जिसको हम लोग। 243 पी है ये, ठीक है। 243 GKIP, पी में आ गए अर्बन एरिया। अर्बन एरिया कब होगा? जब वहां की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होगी, कम से कम पॉपुलेशन 5000 लोग वहां हो, 75% मेल जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में काम कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में हो, तब जाके ये तीनों कंडीशन फुल हो तो अर्बन एरिया बन जाए। ऑल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन SEC SFC यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन अप्लाई हियर आल्सो, ठीक हो गया। अ लिस्ट ऑफ फंक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू अर्बन बॉडी इन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 12th में है आपका नगर पालिका, 11th में है आपका पंचायत, 18 सब्जेक्ट्स हैं नगर पालिका इसमें, उसमें थे कितने 29 सब्जेक्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29, हाँ 29 सब्जेक्ट्स में भी है। तो ये चीज ऐसे ऐसे कवर होती है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आप समझिए कि हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट यानी कि एज पर आर्टिकल 368 से, स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट से। आपको एक बताता हूँ, जब मैं लॉ कर रहा था तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था मैं इंटर्नशिप करता था, तुम्हारी जब अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप तो थी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था अपने घर पे पिथौरागढ़ में। तो वहाँ पे जो जज साहब थे सिविल जज जूनियर डिवीजन, रितेश कुमार श्रीवास्तव, आई स्टिल रिमेंबर द नेम, 10 साल पुरानी 8 साल पुरानी बात है लगभग। तो उनने मुझसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि सर मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उनने पूछा लॉ कहाँ से कर रहे हो, ये बेसिक चीज़ें। फिर उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा लिया, तो पढ़ा तो दिया था लेकिन अच्छे से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो मुझसे उनने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है? तो मैंने कहा सर नहीं हो सकता। तो बोले हो सकता है, आप पढ़ो। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा बेरट लाओ, अपने अर्दली जो ऑर्डरली उनके पास होता है उन्होंने बोला कि बेरट लाओ एक सर के लिए। और फिर उन्होंने मेरे को आर्टिकल 368 पढ़ाया, जो कि कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। ये लाइन टू लाइन मेरे को अभी तक याद है क्योंकि मैंने जज साहब के सामने पढ़ी थी। इसीलिए आप कभी भी किसी को भूलो तो आप उसको 10 बार पढ़ो। उनने मेरे को 5 बार एटलीस्ट पढ़ाया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, ऐसे करके 10 बार पढ़ाया। तो मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया है। इसलिए आपको कुछ चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको लिखो, पढ़ो। आपका हाथ कभी नहीं भूलता है, भले आपका आंखें भूल जाए, तो इसलिए लिखते रहा करो। जो आपको याद नहीं हो रहा उसको लिख दो एक बार, कभी नहीं भूलोगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एन अमेंडमेंट बिल लाइक ऑल अदर बिल्स गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट। ठीक है, बिल बनता है, अगर बिल को एक्ट बनाना है जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए प्रेसिडेंट के साइन चाहिए कि भैया बना दो उसको। पर इस केस में ना प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि उसको दोबारा भेजे कि भैया इसको दोबारा से नया बना के लाओ, अच्छा बना के लाओ। जो दिया है उसी को साइन करना पड़ेगा इसने। ये आया था CAPF 2017 में एग्जाम में, 24th अमेंडमेंट में। इसको समझ लो तुम। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मेजोरिटी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3। अब ये क्या क्या रहा है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटीज। पहला, दोज वोटिंग इन द फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। यानी कि जो अमेंडमेंट बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं वो कम से कम हाफ होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 30 लोग हैं, 30 में से 15 लोग होने चाहिए उस हाउस में जो सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, दूसरी बात यह है, द सपोर्टर्स ऑफ अमेंडमेंट बिल यानी कि 15 लोग जो है मस्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग। अब इन 15 में भी ये 15 लोग उस 2/3 हिस्से में होने चाहिए जो टोटल वोटिंग में पार्ट ले रहे हैं, वोटिंग में भाग ले रहे हैं। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन द सेम मैनर। ये पास होगा यहाँ पे को, तो दोनों हाउस से सेम मैनर पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अमेंडमेंट बिल जॉइंट बिल की तरह, यानी सॉरी मनी बिल की तरह कोई इसमें प्रोविजन नहीं है जॉइंट सेशन का। जॉइंट सेशन मनी बिल में भी नहीं होता, अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होता है। एवरी अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स दिस स्पेशल मेजोरिटी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जहां आपको समझ नहीं आ रहा, लग रहा है मैं बहुत तेज जा रहा हूं, तो आप दोबारा उस चीज को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आता आप कमेंट डाउन करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने की। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स,
When an amendment aims to modify an article related to distribution of power between states and central government or article related to representation, it is necessary that the states must be consulted and they give their consent. अगर कभी भी ऐसा कोई अमेंडमेंट है जिसमें ऐसी चीज को डील कर रहे हैं जो स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ है जिसमें रिप्रेजेंटेशन को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा स्टेट की कंसेंट लेंगे। तो जैसे लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट्स, यानी कि अगर 28 है तो 24 कम से कम जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं उनको अमेंडमेंट बिल पास करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आल्सो प्रोटेक्टेड दिस वे, ठीक है, सेम तरीके से पास करना पड़ता है। अब कुछ कुछ अमेंडमेंट है जो मैंने लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। जो 15th अमेंडमेंट जिसने जजेस की एज 60 साल से 62 साल कर दी रिटायर होने की। 55th अमेंडमेंट जिसने सैलरी बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की। 52nd अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे राजीव गांधी के टाइम पे। 61st अमेंडमेंट मिनिमम, अच्छा सॉरी ये नहीं था, ये था मिनिमम वेज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 to 18, ये आपके एग्जाम में भी आ रहा है, अडल्ट सफरेज वाली बात। 38th मेड द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव। 42nd को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं। ओवर राइडिंग ऑफ रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती के, जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले केस की बात करता है। ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 से 6 साल। फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड हुई थी स्वरण सिंह कमेटी के हिसाब से। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिव्यू पावर ऑफ जुडिशरी हुई थी। चेंजेस टू प्रियम्बल, सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट से। सीएपीएफ और सीडीएस में बहुत बार आ चुका है, सीएपीएफ 2020 में भी आया क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट्स, टोटल 53 आर्टिकल्स वर अमेंडेड। 43rd एंड 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है, ये ओमिटेड मेनी आर्टिकल्स इंसर्टेड इन 42nd, इसमें बहुत सारे को हटाया था 43 और 44 ने। रूलिंग इन केशवानंद भारती केस, इसमें क्या था, इट सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू पार्लियामेंट्स पावर, नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज सबको पता है। अलाउस पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। It places judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure or not. Judiciary को सबसे हाईएस्ट पेडेस्ट्रल में रख दिया इसने। Preamble can be amended, ये केस बोलता है कि preamble can be amended. Review of Constitution, 2000 में कमीशन बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग देखने के लिए, जिसको अपॉइंटेड, जिसमें चेयरमैन थे जे वेंकटचलैया। ये क्वेश्चन आया था सीएपीएफ 2021 के फर्स्ट वाले में। दिस कमीशन स्टक टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जुडिशरी की इन्वेंशन क्या है, आविष्कार क्या है, 2012 में आया था। बेसिक स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट्स, वरना तो भेदभाव हो जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 और लास्ट, बस एक पेज बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग क्लास 12 कल से शुरू करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब मैं हर लाइन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ है, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ का मतलब तो आता होगा। सेक्युलरिज्म, बेसिक ये चीज़ है। अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, इसमें 2 चीज़ कवर थी, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, एज ऑफ वोटर इन इलेक्शन, बस, ठीक है। अब कुछ कुछ जो है स्पेशल पार्ट्स हैं वो आर्टिकल 371 ए से लेके जे तक का है, ये मैं आपको अपने उस नोट से भी कराऊंगा और मैं क्वेश्चन भी डालते रहता हूँ। ए में है ये नागालैंड, ए का है, ए में ये नागालैंड है, बी में असम, सी में मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये यूनिवर्सिटी वाला है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल है, गोवा है, कर्नाटक है। ये क्वेश्चन 2020 में 1 बार आ रखा है, सी 2018 में 2 बार आ रखा है, सीएपीएफ में आ रखा है, एनडीए में आ रखा है, 4 बार आ रखे हैं सेम जगह से क्वेश्चन। बस ये ए से लेके एस तक आपको याद करना है। इसकी ट्रिक भी है, मैं आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं लक्ष्मीकांत वाले नोट से पढ़ाऊंगा ना, उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो आप ये देखना कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बस साइड में लिख रखा है समझाने के लिए। क्लास 11 हम कल से करेंगे, बहुत बुक्स वगैरह पूछते रहते हैं, देखिए सीडीएस 19 में, 8 में, इसमें पूछ रखा है, तो हम कल कवर करेंगे। आई होप आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला हो। ये वीडियो उन तक पहुंचाना है जो गरीब घर से पढ़ाई कर रहा है, जो बेचारे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, जो गाँव में है, और असहाय लोगों के लिए। आई होप कि आप सबको इससे कुछ मदद मिले, कुछ सीखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।